Good morning everybody, this side Dr. Himani, BNYS Department, Assistant Professor in IMT University. So today's topic is digestive system. आप लोगों को पता है digestive system क्या होता है? Digestive system वो होता है, हम कुछ भी खाना खाते हैं, खाना खाने से लेके उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने से लेके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फीसेस है हमारा बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. So, digestion is defined as the process by which food is broken down into simple chemical substance that can be absorbed and used as nutrient by the body. ये कह रहे हैं कि डाइजेशन वो प्रोसेस है, वो तरीका है जहाँ पे जो भी हम न्यूट्रिटिव कुछ भी चीज़ हम ले रहे हैं, कुछ भी खाना जो हम खा रहे हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फूड पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है. ब्रेक डाउन होने के बाद से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ एसिड्स, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं हमारे स्टमक के अंदर जो क्या करते हैं, फूड्स को ब्रेक डाउन करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, एब्जॉर्ब करता है और फिर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन द डाइट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं डाइट में जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती. जैसे हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा या बर्गर खाते हैं, तो उसमें कोई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नहीं होते, तो वो हमारी बॉडी में एज सच उनका कोई रोल नहीं होता. लेकिन जो फैट्स होते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यू में, उनसे जो फैट मिलता है हमें, वो हमारे एडिपोज टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. दीज सब्सटेंस मस्ट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन. कोई भी न्यूट्रिएंट होता है हमारे शरीर में, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर इसको जो न्यूट्रिएंट होता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है. एब्जॉर्ब होके वो क्या ब्लड में जाता है. ब्लड क्या करते हैं, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको टिश्यूज में ले जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. A normal young healthy adult consume about 1 kg of solid diet and about 1 to 2 liter of liquid diet every day. कोई भी हेल्दी इंसान होगा, नॉर्मल अडल्ट होगा, तो उसको क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लिक्विड. हेल्दी डाइट में जैसे कि आपका कार्ब्स हो गया, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और लिक्विड्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बटर मिल्क, ऑब्वियसली वाटर. तो एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट्स को अपनी डाइट में 1 kg सॉलिड डाइट्स में आ गया आपका सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, लिक्विड्स में जूसेस आ गए आपके, बटर मिल्क आ गया, प्रोबायोटिक्स आ गए, वाटर आ गया. 1 to 2 लीटर ऑफ लिक्विड डाइट, हर दिन हमें 1 से 2 लीटर लिक्विड डाइट लेनी ही चाहिए. All these food material are subjected to be digestive process before being absorbed into the blood and distributed to the tissue of the body. ये जो सारे मटेरियल्स होते हैं, इन लेने से पहले इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है. डाइजेशन होने के बाद ही ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती हैं. एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड है वो क्या करता है, टिश्यूज़ में, हमारे ऑल ओवर द बॉडी में उसको ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं हमारे किसी भी खाने से जो हमें मिले हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम प्ले द मेजर रोल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस. ये बोल रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारा कुछ भी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और उसको फिर बाद में एब्जॉर्ब करने के लिए. द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, अब ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, कि कोई भी हमने खाना खाया, कोई भी फूड पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को क्या हुआ, वो हमारे माउथ के थ्रू ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से फिर वो स्टमक में गया. स्टमक में कुछ एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं, कुछ और केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं. रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं, फूड को आगे पुश करते हैं इंटेस्टीन में. इंटेस्टीन में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं एट द टाइम ऑफ डाइजेशन. उसके बाद क्या होता है, वो अलग अलग केमिकल रिलीज होने के बाद फिर क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस उसमें होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको फीसेस के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं. तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, फिर ब्लड के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑल ओवर द बॉडी में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टिश्यूज़ में. तो ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करता है वो, तो इंजेक्शन और कंजप्शन ऑफ द फूड सब्सटेंस. हम कोई भी खाना खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं कोई भी खाना, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उसको फूड सब्सटेंस को कंज्यूम करेगा. ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ भी आपने फूड पार्टिकल लिया तो उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक करेगा ताकि इजीली वो ब्रेक डाउन हो सके, इजीली वो डाइजेस्ट हो सके. ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल टू डिफरेंट एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक. ये कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है खाने को
हमने मुंह में खाना लिया, मुंह में खाना खाने के बाद वो ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से फिर वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टीन में जाएगा, इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होकर बाद में वो फीसिस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी उसमें। फिर है सिक्रीशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर द डाइजेशन। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं कुछ नेसेसरी एंजाइम, जो ज़रूरत एंजाइम्स होते हैं उनको सिक्रीट करता है, ठीक है, कुछ ज़रूरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है ताकि जो हमारे डाइजेशन हो सके उनको हेल्प मिल सके उस चीज़। डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, कोई भी फूड पार्टिकल्स आप ले रहे हो उनका डाइजेशन कराना। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स, किसी कोई भी आपने खाना लिया, खाना लेने के बाद उसमें जो जितने भी न्यूट्रिटिव तत्व हैं उनको क्या कराता है, वो एब्जॉर्प्शन कराता है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर लास्ट है रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी मीन्स कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी खाया तो वो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। आपने अगर सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजीज लिए हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं, पोषण वाले जो तत्व हैं वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद उसका जो वेस्ट अनवांटेड सब्सटेंस है उसमें से वो फीसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, वो कैसे क्या उसके काम होता है। अब फंक्शनल एनाटॉमी हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन। ये बोल रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका किससे मिलके बना होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या होता है, हमारा मुंह से एनस तक पूरा जो प्रोसेस होता है कि माउथ हो गया, फिर आपका ईसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन एंड एनस, ये क्या है हमारा पूरा एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये माउथ से स्टार्ट है और एनस तक। तो माउथ में आ गया आपका माउथ, ईसोफेगस, फिर आपका स्टमक, पैंक्रियास भी हेल्प करता है आपके डाइजेशन में, फिर आपकी पूरी इंटेस्टीन आ गई, लास्ट में एनस आ गया, ठीक है। तो हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। एसेसरी ऑर्गन जो मदद कर रहा है हमारे डाइजेशन, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि हम मदद कर रही है हमारे डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में कुछ भी खाने को। GI tract is a tubular structure extended from mouth up to the anus। ये कह रहे हैं कि जो GI tract है वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो ये माउथ है, आप देख सकते हो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरी, ठीक है, जो कि कहाँ से है, माउथ से है, माउथ से एनस तक ये एक्सटेंडेड हो रही है विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 30 फीट। और इसकी लेंथ कितनी होगी, 30 फीट तक। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। जो आपकी जीआई ट्रैक की हाइट है वो 30 फीट तक हो सकती है। इट ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन बोथ एंड्स। ये जो आपकी जीआई ट्रैक है ये दोनों एंड से एक्सटर्नल ओपनिंग है इसकी, मीन्स बाहर की साइड से खुले हुए हैं। जैसे आपका माउथ हो गया और एनस, ये दोनों क्या है, इनकी दोनों की ओपनिंग बाहर से है। तो इसलिए ये क्या है, दोनों साइड से ये बाहर से खुली हुई है। GI tract is formed by two type of organ। अब यहाँ पे जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है वो दो तरीके से मिलके बनी हुई होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेकंड इज एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये आपका GI ट्रैक का पूरा डायग्राम है, ठीक है। बाकी इसमें और भी चीजें हैं कि लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ये पूरा सिस्टम जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जो मेन प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो कौन से हैं हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन होता है, जहाँ जो सबसे पहले डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो सबसे कौन से हैं, सबसे पहले माउथ, ऑब्वियसली यस, माउथ से आप खाना खाओगे तो ही फूड उसके अंदर जाएगा। फिर आपके फेरिंग्स हो गए, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। नाउ सेकंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो कौन से होते हैं इसमें, टीथ्स, अगर आपने माउथ से खाना खाया तो टीथ्स ही तो हेल्प करेंगे ना कि उसको बाइट करें, कोई भी फूड पार्टिकल्स है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करें। तो टीथ्स हो गया। फिर टंग क्या करेगी, उसको टेस्ट, जो भी आपने टेस्ट लिया है उसको अप्रिशिएट करेगी, बताएगी कि इसका टेस्ट कैसा है। फिर उसको क्या है वो पीछे लेके जाएगा खाना को, फूड पार्टिकल्स को। सलेवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को। अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है
उसकी वॉल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इन जनरल वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज फॉर्म्ड बाय 4 लेयर विच आर फ्रॉम इनसाइड आउट। ये कह रहे हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की जो वॉल है वो किससे कितनी लेयर से मिलके बनी हुई होती है, वो 4 लेयर से मिलके बनी हुई है। फर्स्ट वन इज म्यूकस लेयर, सेकेंड इज सब म्यूकस लेयर, थर्ड इज मस्कुलर लेयर एंड फोर्थ इज सीरस और फाइब्रस लेयर। तो ये 4 लेयर हैं जिससे मिलके हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है वो मिलके बना हुआ है 4 लेयर से। तो फर्स्ट वन इज म्यूकस लेयर। म्यूकस से आपको समझ में आ रहा है कुछ, व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस क्या है? एक थिक विस्कस फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में जो हमारे माउथ में या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में प्रेजेंट होता है। म्यूकस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक। ये कह रहे हैं कि जो म्यूकस लेयर है वो सबसे अंदर वाली लेयर है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की, ठीक है, इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा और म्यूकोसा मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा। इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट फेसेस द कैविटी ऑफ द जीआई ट्रैक। ये क्या करती है? फेस करती है जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की कैविटी है उसको ये फेस करती है। सबसे पहले ये म्यूकस लेयर ही आती है। म्यूकोसा हैज 3 लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर। अब फर्दर जो म्यूकस लेयर है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल लाइनिंग, सेकेंड इज लैमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड वन इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब आती है आपकी सेकेंड सब म्यूकस लेयर। फर्स्ट वन इज म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर क्या थी? वो हमारी इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा भी बोलते हैं। अब है सेकेंड लेयर है आपकी म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द जीआई ट्रैक एक्सेप्ट द माउथ एंड द फेरिंक्स। ये कह रहे हैं कि जो सब म्यूकस लेयर है वो पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में प्रेजेंट होती है, सिर्फ आपके माउथ और फेरिंक्स में प्रेजेंट नहीं होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर आपकी माउथ और फेरिंक्स में जो है इस वाले पोर्शन में आपका सब म्यूकस लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, बाकी जितना भी आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है यहाँ पे आपकी सब म्यूकस लेयर प्रेजेंट होगी। एक्सेप्ट द माउथ एंड फेरिंक्स they don't have the some mucus layer. It contain loose collagen fiber, elastic fiber, reticular fiber and few cell of the connective tissues. इसमें क्या होते हैं? कुछ collagen fibers होते हैं, कुछ elastic fibers होते हैं, कुछ reticular fibers होते हैं, कुछ connective tissue cells होते हैं जो एक दूसरे से उसको कनेक्ट करके रखती हैं। Blood vessel, lymphatic vessel and nerve plexus are present in this layer. ये बाकी की चीजें जो हैं इस layers में present होती हैं। नाउ थर्ड वन इज मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मसल्स, ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ है आपके शरीर में तो वो उस मसल से मिलके बनी होंगी, फिर वो चाहे कार्डिक मसल हो, स्मूथ मसल्स हो या फिर स्केलेटल मसल्स हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के मस्कुलर लेयर की। तो मस्कुलर लेयर इन द लिप्स, चीक्स एंड वॉल ऑफ द फेरिंक्स कंटेन स्केलेटल मसल फाइबर। जो आपके लिप्स हैं, चीक्स हैं और जो फेरिंक्स की जो वॉल है उसमें कौन से मसल्स फाइबर होते हैं? स्केलेटल मसल्स फाइबर होते हैं। द ईसोफेगस हैज बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स फाइबर। लाइक ईसोफेगस में जो है वो दोनों है, स्केलेटल मसल्स फाइबर और स्मूथ मसल्स फाइबर्स भी होते हैं। वॉल ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स फाइबर। लेकिन जो आपकी वॉल है इंटेस्टाइन की वो किससे मिलके बनी हुई होती है? स्मूथ मसल्स फाइबर से वो मिलके बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स फाइबर इन द स्टमक आर अरेंज इन 3 लेयर। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपके स्टमक की लेयर है, 3 लेयर्स है स्मूथ मसल्स की फाइबर्स की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज इनर ऑब्लिक मिडल सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। स्मूथ मसल फाइबर इन द इंटेस्टाइन आर अरेंज इन 2 लेयर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये 3 जो थे वो आपके स्टमक में प्रेजेंट थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन की, वो कितनी लेयर्स में? 2 लेयर्स में वो प्रेजेंट है, inner circular layer and second is outer longitudinal layer. Orbic nerve plexus is present in between the circular and longitudinal muscle fiber. एक ये orbic nerve plexus होता है जो कहाँ present होता है? आपके सर्कुलरली और लॉन्गिट्यूडनली मसल फाइबर में ये प्रेजेंट होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे आपकी एक लेयर है,
तो ये हो गया आपका ऑर्बिट नर्व प्लेक्सस। तो ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपके ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस? एक सर्कुलर पे और एक लॉन्गिट्यूडिनल, ये देख रहे हो आप, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर है और ये एक सर्कुलर, इन दोनों के बीच में ये नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। द स्मूथ मसल फाइबर आर प्रेजेंट इन इनर सर्कुलर लेयर ऑफ एनल कैनाल कॉन्स्टिट्यूट इनर इंटरनल एनल स्फिंक्टर। द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज फॉर्म बाय स्केलेटल मसल फाइबर। ये बोल रहे हैं कि जो आपकी स्मूथ मसल्स फाइबर हैं वो उस अंदर वाली जो स्फिंक्टर्स है वो स्केलेटल मसल से मिलके, सॉरी स्मूथ मसल से मिलके बना हुआ होता है, लेकिन जो बाहर के साइड्स वाला जो एनल वाला पोर्शन है वो आपका स्केलेटल मसल से मिलके बना हुआ होता है। इन केस अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पे आपको प्रेशर है, फीसेस आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है, तो उस टाइम पे हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं कुछ टाइम के लिए आपके फीसेस को होल्ड करने में। नाउ फोर्थ लेयर इज सीरस और फाइब्रस लेयर। Outermost layer of the wall of the GI tract is either serous or fibrous in nature। ये कह रहे हैं कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है आपके आउटर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, वो कैसी है? सीरस और फाइब्रस इन नेचर है, ठीक है। द सीरस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सेरोसा और सेरोसा मेम्ब्रेन। जो सीरस लेयर है इसको हम सेरोसा और सीरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और ये किससे मिलके बना होता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है और मीजो एपिथेलियल सेल्स से मिलके ये बना हुआ होता है। इट कवर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। ये किस जो सीरस और फाइब्रस लेयर है ये किस किस को कवर करती है? आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन को ये कवर करती है। द फाइब्रस लेयर इज अदरवाइज कॉल्ड फिब्रोसा एंड इट इज फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो आपके फाइब्रस वाली लेयर है इसको फाइब्रोसा भी बोलते हैं और ये क्या कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। इट कवर फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। ये किस किस को कवर करते हैं? आपकी फाइब्रोसा फेरिंग्स और ईसोफेगस को ये कवर करती है। Now mouth and the salivary glands. Functional anatomy of the mouth. तो mouth is otherwise known as the oral cavity and buccal cavity. mouth को हम क्या बोलते हैं? oral cavity भी बोलते हैं और buccal cavity भी बोलते हैं mouth को। It is formed by cheeks, lips and palate. ये किससे मिलके बना होता है? हमारे cheeks से, lips से और palate। palate आप सभी को पता है ये क्या जो ऊपर वाला पोर्शन होता है टंग के ऊपर का, इसको हम बोलते हैं palate, हिंदी में बोलते हैं तालू। It encloses the teeth, tongue and salivary gland. ये किससे enclosed होता है? teeth, tongue और जो हमारे salivary glands है उनसे। Mouth open anteriorly to the exterior through lips and posteriorly through the fauces into the pharynx. जो mouth है आपका वो क्या है? anteriorly means बाहर की साइड खुला हुआ होता है, ठीक है, और lips से और किससे बंद होता है? पीछे pharynx से जाके बंद होता है ये। डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द माउथ इज सलाइवा। आपके मुंह में जब आप बोलते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसके बाद जो एक सलाइवा सिक्रीट होता है तो वो क्या है? एक डाइजेस्टिव जूसेस है, ठीक है, विच इज सिक्रीटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। जो किससे सिक्रीट हो रहा है? आपके जितने भी माउथ मुंह में हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से क्या है? हमारे जो सलाइवा है वो सिक्रीट होता है, ठीक है, ताकि जो हम ये क्या करता है? हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब है फंक्शन ऑफ द माउथ। आप सभी को पता है माउथ की क्या क्या सब मेन फंक्शन है? बोलना, बोलना और स्माइलिंग। तो बाकी मेडिकली उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माउथ इज ईटिंग। जो प्राइमरी फंक्शन होता है माउथ का वो क्या है? ईटिंग, खाना। वैसे तो बोलना भी होता है लेकिन अभी यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन हमारा ईटिंग है। एंड इट हैज़ फ्यू अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल्सो। इसके ईटिंग के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे माउथ के, जैसे कि इंजेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल। कोई भी आप फूड मटेरियल ले रहे हो उसको इंजेस्ट करना, ठीक है, उसको सटकना। चीविंग द फूड एंड मिक्सिंग इट विद द सलाइवा। खाने को चीव करना और फिर क्या है? चीव करने के बाद आपने मुंह में खाना खाया तो मुंह में क्या आता है? हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है तो चीव करेंगे तो जो सलाइवा है वो क्या है? हमारे फूड में मिक्स हो जाएगा। एप्रिशिएशन ऑफ द टेस्ट ऑफ द फूड। आपने कोई भी खाना खाया है, चाहे वो तीखा हो, मीठा हो, खट्टा हो, कड़वा हो, तो वो क्या है? जो भी टेस्ट है उस खाने का, ये जो सलाइवा है, माउथ है, वो बताएगा कि ये खाना कैसा है, मीन्स टेस्ट को बताएगा, अप्रिशिएट करेगा आपके टेस्ट को, ये टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। ट्रांसफर ऑफ द फूड बॉलस टू द ईसोफेगस बाय स्वलोइंग। फिर ये क्या है? आपने खाना खाया,
मुंह में खाना लिया, खाना लेने के बाद टीथ ने उसको चीव किया, फिर क्या हुआ, जो सलाइवा से फिर वो मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद फिर वो क्या करता है माउथ, उसको फिर आगे ट्रांसफर करता है आपके ईसोफेगस में। रोल इन स्पीच, बोलने में हेल्प करता है आपके माउथ। सोशल फंक्शनिंग सच एज स्माइल एंड अदर एक्सप्रेशंस, सोशल फंक्शनिंग भी करता है माउथ, जैसे कि आप स्माइल करते हो या कोई भी एक्सप्रेशन, जो भी आप कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो या फिर कोई भी इमोशन आपके अंदर है तो वो माउथ पे शो हो जाता है। अब हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो होते हैं जिससे हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है। तो इन ह्यूमंस द सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर ऑफ द मेजर लार्जर सलाइवरी ग्लैंड एंड सम माइनर स्मॉलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कह रहे हैं कि मानव शरीर के अंदर जो सलाइवा है वो 3 पेयर्स में होते हैं, कुछ बड़े ग्लैंड्स होते हैं सलाइवा के, कुछ छोटे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है। तो जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अब हम इन ये जो 3 ग्लैंड्स हैं अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड। Parotid gland are the largest of all salivary glands situated at the side of the faces just below and in front of the ear. तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। ये कहाँ प्रेजेंट है, बाय द साइड ऑफ द फेसेस जस्ट बिलो द ईयर, ठीक है, जस्ट बिलो इन साइड द ईयर्स, इस साइड ये प्रेजेंट होता है। मैं आपको फिगर शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड। ये दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है, ईयर से बस जस्ट थोड़ा सा नीचे दोनों साइड ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। और ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। ईच ग्लैंड वेट अबाउट 20 to 30 ग्राम इन अडल्ट। इसका वेट कितना होता है, 20 से 30 ग्राम लगभग, ये अप्रोक्स नहीं है, बाकी तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, उनकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, उनका ग्रोथ कितनी है, लेकिन अप्रोक्स ये होता है 20 to 30 ग्राम्स इन अडल्ट्स। अब हम बात करते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड की, तो मैं दिखा देती हूँ सब मैक्सिलरी ग्लैंड कौन सा है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये वाला हो गया, ये वाला जो है आपका ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन सब मैक्सिलरी ट्राइंगल मीडियल टू मैंडिबल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके सब मैक्सिलरी ट्राइंगल में प्रेजेंट होता है। इस ग्लैंड का वेट कितना होता है, 8 से 10 ग्राम। आप देख सकते हो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा 20 to 30 ग्राम पैरोटिड ग्लैंड का था, इसका थोड़ा कम है, 8 से 10 ग्राम है इसका वेट। Saliva from these glands is emptied into the oral cavity by Warthin ducts, which is about 40 mm long। ये कह रहे हैं कि जो सलाइवा होता है सिक्रीट होने के बाद जो बाहर आता है इस ग्लैंड से, वो किसके थ्रू आता है, वार्थन डक्ट। ये छोटी सी पाइप होता है, ये देख सकते हो आप, ये एक डक्ट है, ये एक डक्ट है, इसके थ्रू क्या यहाँ से सलाइवा रिलीज होगा, फिर इसके थ्रू बाहर आएगा, इसको हम बोलेंगे वार्थन डक्ट, ठीक है। विच इज अबाउट 40 mm लॉन्ग, जो कि आपकी 40 mm लॉन्ग हो सकती है वार्थन डक्ट्स। लास्ट है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो सबसे छोटा ग्लैंड होता है यहाँ पर, ये देखिए, ये आपका सबलिंगुअल ग्लैंड ग्रीन कलर में जो है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सबसे बड़ा कौन सा था, पैरोटिड ग्लैंड, अब छोटा स्मॉलेस्ट है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द म्यूकोसा एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये कहाँ पे है, आपके माउथ के फ्लोर पर है, जस्ट टंग के जस्ट नीचे। ईच ग्लैंड वेट अबाउट 2 to 3 ग्राम। इसका कितना वेट होता है, 2 से 3 ग्राम। ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा था आपका पैरोटिड, अब सबसे छोटा है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। Saliva from these glands pour into 5 to 15 small ducts called duct of Ravenous। ये कह रहे हैं कि जो सलाइवा है यहाँ पे कैसे बाहर आएगा, बहुत छोटे छोटे 5 से 15 पोर्स होते हैं, उसके थ्रू सलाइवा जो है हमारा बाहर आता है। These ducts open on small papillae beneath the tongue। ये कह रहे हैं कि जो ये डक्ट्स ये कहाँ ओपन होता है, जस्ट टंग के जस्ट नीचे जो पैपिलाई होते हैं वहाँ से ये सलाइवा रिलीज होता है। One of the duct is larger, it is called Bartholin duct। ये कह रहे हैं कि इसमें से एक डक्ट थोड़ी सी बड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट। तो ये 3 ग्लैंड्स थे हमारा सलाइवा का। फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज
सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो सबसे बड़ा था हमारा पैरोटिड ग्लैंड, फिर उसके बाद आता है हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबसे छोटा होता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये तीन थे हमारे मेजर सलेवरी ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं जो छोटे माइनर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड। Lingual mucus gland are situated in posterior 1/3 of the tongue behind the curriculum valid papillae and at the tip and the margin of the tongue। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है lingual mucus gland आपका? मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये कह रहा है कि situated 1/3 of posterior behind the इसके पीछे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसके पीछे ये वाला ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप पे होता है और जो टंग की मार्जिन होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। Second is lingual and serous gland. Second is lingual serous gland. Lingual serous gland are located near the curriculum valid papillae and filiform palli। ये कहाँ पे जो आपका curriculum valid papillae था वहाँ पे ये present होता है। Third one is buccal gland. Buccal gland और buccal gland को हम molar gland भी बोलते हैं। ये present होता है between the mucous membrane and buccinator muscles। आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन और बुसिनेटर मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आपकी ये वाला साइड्स जो होता है ये बुसिनेटर मसल्स होती हैं। ओके, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। 4 to 5 ऑफ दीज आर लार्जर, इसमें से कुछ 4 से 5 थोड़े से बड़े होते हैं। सिचुएटेड आउटसाइड द बुसिनेटर के बाहर की साइड ये थोड़ा प्रेजेंट होते हैं अराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। फोर्थ इज लेबियल ग्लैंड। लेबियल ग्लैंड जो होता है, लेबियल ग्लैंड आर सिचुएटेड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द ऑरिफिस ऑफ द माउथ। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके बीनीथ म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या जो माउथ के ऑरिफिस होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 थे हमारे जो माइनर सलेवरी ग्लैंड्स थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, सेकंड इज लिंगुअल सीरस ग्लैंड, थर्ड वन इज बक्कल ग्लैंड एंड फोर्थ वन इज लेबियल ग्लैंड। अब आता है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन। ये कह रहे हैं कि जो आपका सलेवरी ग्लैंड्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और उनके सिक्रीशन के बिहाफ पे उनको डिवाइडेड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड्स आर मेनली मेड अप ऑफ सेरोसा सेल। जो सीरस ग्लैंड है वो किससे मिलके बना होता है? आपकी जो सीरस सेल्स होती हैं उनसे मिलके ये बना हुआ होता है। These glands secretes thin and watery saliva। ये ग्लैंड क्या करते हैं? बहुत ही पतला सा, जैसे पानी पीने के बाद आपको बहुत पतला सा म्यूकस आता है ना, वैसे ही बहुत थिन और वाटरी सलाइवा ये सिक्रीट करते हैं, बहुत पतला सा सलाइवा सिक्रीट करते हैं ये। पैरोटिड ग्लैंड और लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स आर द सीरस ग्लैंड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड और लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स था वो आपके कौन से हो गए? सीरस ग्लैंड। वो वाले ग्लैंड्स जो बहुत पतला सा वाटरी सलाइवा सिक्रीट करते हैं। Fourth one is mucous gland. Mucous gland are mainly made up of mucous cells। mucous glands जो हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? आपके mucous cells से मिलके बने हुए होते हैं। These glands secrete thick viscous saliva with high mucin content। ये glands कैसे mucus secrete करते हैं? बहुत thick viscous, थोड़ा गाढ़ा saliva secrete करते हैं ये। Lingual mucous gland, buccal gland and palate gland belong to this category, this type। तो इसमें कौन कौन से आ गए? आपके लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स आ गए, बक्कल और पैलेट ग्लैंड्स आ गए इसमें। थर्ड वन इज मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सारे ग्लैंड्स मिक्सअप हो गए हैं। तो मिक्स ग्लैंड आर मेड अप ऑफ बोथ सीरस एंड म्यूकस ग्लैंड। जो मिक्स ग्लैंड्स हैं आपके वो आपके सीरस ग्लैंड से भी और म्यूकस ग्लैंड से भी मिलके बने हुए होते हैं। तो इसमें तीनों जो मेन 3 थे, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड लेबियल ग्लैंड्स, इन तीनों को हम बोलेंगे मिक्स ग्लैंड्स। ये जो ये 3 थे, सीरस, म्यूकस। सीरस ग्लैंड्स बोलते हैं जो थोड़ा वाटरी सलाइवा सिक्रीट करते हैं, म्यूकस जो थोड़ा गाढ़ा सलाइवा सिक्रीट करते हैं। मिक्स ग्लैंड वो होते हैं जो दोनों म्यूकस और सीरस ग्लैंड सेल से मिलके बने हुए होते हैं। अब आता है कि फंक्शंस क्या है सलाइवा का। सलाइवा काम क्या करता है? प्रिपरेशन ऑफ द फूड फॉर स्वेलिंग। ये कह रहे हैं कि खाने को तैयार करता है उसको सटकने के लिए। सलाइवा क्या, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद टीथ से उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया, फिर क्या है जो सलाइवा है वो फूड के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको क्या है उसके साथ वो मिक्स हो जाएंगे ताकि हम इजीली उसको सटक सकें आगे। एप्रिसिएशन ऑफ द टेस्ट, ये भी हमें बताएगा कि सलाइवा हमें बताएगा कि इस खाने का टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा उसका टेस्ट है। फिर है डाइजेस्टिव फंक्शन। क्या सलाइवा क्या कराता है? डाइजेस्टिव फंक्शन करा रहा है ना।
कि आपने खाना खाया तो सलाइवा ही तो उसको आगे उसके साथ मिक्स होके बाहर उसमें ईसोफेगस में जा रहा है, तो ये डाइजेस्टिव है। क्लींजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्लींजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये कि आप खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया चला गया या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी ऐसा जो आपने हाथ नहीं धोया, खाना ऐसे ही खा लिया, तो जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमारे मुंह में खाने के साथ चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, सलाइवा आपके ओरल कैविटी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उस चीज से आपको बचा के रखता है। फिर है आपका रोल इन स्पीच। सलाइवा क्या करता है, आपको हेल्प करता है बोलने में, स्पीच में। एक्सक्रीटरी फंक्शन, सलाइवा क्या करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन मीन्स कभी कभी क्या होता है आपको वॉमिटिंग आने वाली होती है, वॉमिटिंग से पहले क्या होता है बहुत सारा सलाइवा बाहर आता है, मीन्स कि जो भी अनवांटेड वेस्ट है वो क्या है सलाइवा के थ्रू बाहर आ जाता है आपका। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, सलाइवा क्या करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। फिर है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है आपके बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सलाइवा होता क्या है, क्या वो काम करता है, कितने टाइप से सलेवरी ग्लैंड्स है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर आपका सलाइवा है तो ये वो काम कर रहा है। अगर आपका सलाइवा कुछ ऊपर नीचे हो जाए या फिर आपका माउथ ड्राई हो जाए या फिर आपका सलाइवा सिक्रीट ही नहीं हो रहा है आपके उससे, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज आपका हाइपोसलाइवेशन। हाइपोसलाइवेशन मीन्स रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज कॉल्ड हाइपोसलाइवेशन। हाइपोसलाइवेशन वो होता है तब आपका सलाइवा जो है वो उसकी क्वांटिटी कम होने लगे, रिडक्शन जो एक्चुअल में सलाइवा सिक्रीट होने लगे वो उतना नहीं हो पा रहा, उसको हम बोलेंगे हाइपोसलाइवेशन। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके के हो सकता है, टेम्पररी हाइपोसलाइवेशन एंड परमानेंट हाइपोसलाइवेशन। ये दो तरीके से आपका हो सकता है। एक तो ये है कि कुछ टाइम के लिए आपका सलाइवा नहीं आ रहा, सलाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा। एक ये है कि परमानेंट ही आपका काफ़ी टाइम हो गया आपको सलाइवा सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट वन इज टेम्पोरल हाइपोसलाइवेशन अकर इन टेम्पररी, किस कब होगा आपका इमोशनल कंडीशन लाइक फियर। अगर आपको किसी भी कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फियर हो रहा है, तो उस टाइम पे कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका सलाइवा जो है सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। सेकेंड वन इज फीवर। फीवर में भी आपका सलाइवा जो है वो बहुत कम सिक्रीट होता है, माउथ थोड़ा ड्राई होता है फीवर में। थर्ड वन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में भी हमारा माउथ जो है वो बहुत सूखा सा रहता है, ड्राई माउथ रहता है हमारा। तो ये तीन थे हमारे टेम्पररी हाइपोसलाइवेशन के। अब सेकेंड है परमानेंट हाइपोसलाइवेशन। परमानेंट हाइपोसलाइवेशन में सिलियोसिस में हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, कि आपके सलाइवरी डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गए जिसकी वजह से आपका ये हो गया था। फिर है कंजेनाइटल एब्सेंस और हाइपोप्लेजिया ऑफ द सलेवरी ग्लैंड, कोई भी ऐसी एब्सेंसी हो गई कि जिसकी वजह से जो आपके ग्लैंड्स थे वो ग्रो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से सलाइवा जो है वो ठीक से ग्रो नहीं हो पा रहा है। थर्ड वन है आपका बाल पैल्सी। इसमें क्या है आपके पैरालिसिस, जो फेशियल नर्व है बाल पैल्सी में वो क्या है पैरालिस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सलाइवा है वो ठीक से सलाइवा जो है वो सिक्रीट ही नहीं हो पा रहा है। ये था हमारा हाइपोसलाइवेशन में जहाँ पे सलाइवा हमारा सिक्रीट नहीं हो पा रहा था। दो कंडीशन में हमारा सलाइवा, एक तो टेम्पररी था, दूसरा था हमारा परमानेंट। टेम्पररी जैसे कि कोई इमोशनल स्टेट में है, हम फीवर में है, डिहाइड्रेशन में है। परमानेंट ये होगा कि हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसी ग्लैंड में, कोई बाल पैल्सी, फेशियल नर्व पैल्सी हो सकती है, तो ये था हमारा परमानेंट। अब हम बात करते हैं हाइपोसलाइवेशन की। हाइपोसलाइवेशन क्या होता है, हाइपरसलाइवेशन। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज नोन एज हाइपरसलाइवेशन। हाइपरसलाइवेशन वो होता है कि यहाँ पे सलाइवा अपनी जो एक्चुअल नॉर्मल क्वांटिटी है उससे बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। फिजियोलॉजिकल इन कंडीशन व्हेन हाइपरसलाइवेशन अगर इज प्रेगनेंसी। अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखें तो सलाइवा सिक्रीट बहुत ज़्यादा कब होगा, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सलाइवा हमारा सिक्रीट होता है। हाइपरसलाइवेशन इन पैथोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड पिटिलिज्म, साइलरोरिया, सिलेज्म और साइलोसिस। ये 3-4 कंडीशंस है जहाँ पे हमारा जो सलाइवा है बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है इन कंडीशंस में। हाइपरसलाइवेशन अकर इन द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस,
किस किस कंडीशन में हमारा बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट हो सकता है। फर्स्ट वन इज डिके ऑफ टूथ और नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म में क्या है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, या तो आपका दांत टूट जाता है, कभी टूथ डिके, दांत टूटने पे भी थोड़ा सलाइवा सिक्रीट होता रहता है। दूसरा ये कि नियोप्लाज्म, आपको कोई भी ट्यूमर हो गया है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई किसी ट्यूमर की, तो उसकी वजह से भी आपका सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा। इन माउथ एंड टंग ड्यू टू कंटिन्यू इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द माउथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है नर्व एंडिंग में इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली आपका सलाइवा जो है वो सिक्रीट होने लगता है। डिसीज ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टीन, आपके कोई भी स्टमक में, इंटेस्टीन में या ईसोफेगस में कोई भी डिसीज हो सकती है, तो उसकी वजह से आपको सलाइवा बहुत सिक्रीट होने लगता है। थर्ड वन इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई भी आपको सेरिब्रल पैल्सी हो गई, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल स्ट्रोक या फिर पार्किंसंस, इन कंडीशंस में भी आपका सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक कंडीशन भी होती है जिसमें हमारा सलाइवा सिक्रीट बहुत ज़्यादा होने लगता है। नौशिया, थोड़े चक्कर आने से पहले भी थोड़ा सलाइवा सिक्रीट होता है। वॉमिटिंग, वॉमिट से पहले भी हमारा सलाइवा थोड़ा सिक्रीट होता है। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जहाँ पे हमारा सलाइवा ज़्यादा अफेक्ट होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है। फर्स्ट वन इज जेरोस्टोमिया, सेकेंड इज ड्रॉलिंग, कॉर्डर टेम्पोनी सिंड्रोम, पैरालिटिक सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, एग्यूमेंटेड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, मम्स एंड सिजोरन सिंड्रोम। ये भी टर्म्स हैं जिसमें सलाइवा सिक्रीशन जो है वो होता है। फर्स्ट वन इज जेरोस्टोमिया, इसमें क्या होता है, आपका जो मुंह है वो बहुत ड्राई हो जाता है, ठीक है, बहुत सूखा सूखा सा लगता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस्ट्रीज और कॉटन माउथ, इसको हम क्या बोलेंगे, पेस्ट्रीज और कॉटन माउथ भी बोलेंगे इसको। इट इज ड्यू टू हाइपोसलाइवेशन और एब्सेंस ऑफ सलेवरी सिक्रीशन। ये क्या है, यहाँ भी क्यों हो सकता है, या तो आपका यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि सलाइवा यहाँ पे सिक्रीट ही नहीं हो रहा है। एपिटलिज्म, एपिटलिज्म मीन्स कि यहाँ पे सलाइवा आपका सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, बहुत कम, मतलब सलाइवा यहाँ पे सिक्रीट बाहर ही नहीं आ पा रहा है। सेकेंड इज ड्रॉलिंग, अनकंट्रोल फ्लो ऑफ सलाइवा आउटसाइड इज माउथ इज कॉल्ड ड्रॉलिंग। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉलिंग, कि बच्चा ड्रॉल कर रहा है। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में क्या है, अनकंट्रोल सिक्रीशन होता है सलाइवा की, बाहर निकलते रहता है, तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉलिंग। इसको इट इज़ ऑफन कॉल्ड पिटलिज्म, इसको हम पिटलिज्म भी बोल सकते हैं। थर्ड वन इज कॉर्डर टिम्पेनी सिंड्रोम। कॉर्डर टिम्पेनी सिंड्रोम इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेटिंग व्हाइल ईटिंग। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है कॉर्डर टिम्पेनी सिंड्रोम में। फिर है आपका पैरालिटिक सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। व्हेन द पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑफ द सलेवरी ग्लैंड इज कट इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, सलेवरी सिक्रीशन इंक्रीज फॉर द फर्स्ट 3 वीक एंड लेटर डिमिनिश। ये कह रहे कि कुछ एक्सपेरिमेंट के टाइम पे एनिमल्स की क्या था, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो थी सलेवरी ग्लैंड्स की वो कट हो गई थी, तो उसमें क्या है कि फर्स्ट 3 वीक में तो बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट हो रहा था, लेकिन बाद में सलाइवा जो है वो डिमिनिश, खत्म हो गया था सिक्रीशन। फिर 6 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल सलाइवा जो है सिक्रीट होना बिल्कुल बंद हो गया था। फिफ्थ है आपका एग्यूमेंटेड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। इफ द नर्व सप्लाई ऑफ सलेवरी ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड ट्वाइस, the amount of salivary secretion by the second stimulation is more than the amount secreted by the first stimulus। ये कह रहे हैं कि अगर आपका सलेवरी ग्लैंड अगर आप स्टिमुलेट करा रहे हो तो जो अमाउंट है सलेवरी ग्लैंड का वो सेकेंड टाइम में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर आप स्टिमुलस दे रहे हो तो, बार बार स्टिमुलस देने से। सिक्स्थ है आपका मम्प। मम्प्स इज अ एक्यूट वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द पैरोटिड ग्लैंड। मम्प्स क्या हैं, ये एक इन्फेक्शन है जो आपके पैरोटिड ग्लैंड की जो साइड्स में हमारे पैरोटिड ग्लैंड से इनको अफेक्ट करता है। एक वायरस होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं पैरामॉक्सी वायरस। ये क्या करता है, हमारे पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। मेनली किसको करता है, बच्चों को करता है अफेक्ट, जो कि इम्यूनाइज नहीं हो पाते बच्चे, जिनको टीका नहीं लग पाता बचपन में। Last one is Sjögren's syndrome. Sjögren's syndrome is an autoimmune disorder in which the immune cell destroy exocrine glands। ये कह रहे हैं कि जो आपका इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आपके लैक्राइमल ग्लैंड्स हो गया। सबको पता है लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स, हमारे साइड्स में, यहाँ पे आई के साइड्स में, ऊपर के साइड्स, यहाँ पे हमारे लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं। और सलेवरी ग्लैंड्स, जो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो आपके क्या करेगा, इम्यून सेल्स जो आपकी वो एक्सोक्राइन सेल्स को, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे लैक्राइमल ग्लैंड्स हो गया, सलेवरी ग्लैंड्स, इनको अफेक्ट करेगा। उसका नाम सिजोरन सिंड्रोम क्यों पड़ा है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हेनरिक सिजोरन
जिसने इस कंडीशन को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम सीज़ेरियन सिंड्रोम पड़ा। थैंक यू।